गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 में कॉलॉइड टॉपिक हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। कॉलॉइड के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कॉलॉइड के विभाजन के 2-3 आधार हैं। उनमें से जो सबसे पहला आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कुछ कॉलॉइड का अलग से नामकरण भी किया जाता है, वो मैंने टेबल बोर्ड पर बनाई हुई है। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आधार है परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कॉलॉइड्स को विभाजित किया जाता है सोल, जेल और इमल्शन। सोल अगर डिस्पर्स्ड फेज, ये मैंने डीपी लिखा हुआ है जिसका मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था, ये डीएम लिखा हुआ है जिसका मतलब है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो इसको हम सोल बोलते हैं। इसका उदाहरण पेंट, जो पेंटिंग करने के लिए, कागज़ की पेंटिंग करने के लिए या दीवारों की पेंटिंग करने के लिए जो पेंट केमिकल लिए जाते हैं वो सोल ही होते हैं, उनका नाम सोल ही होता है इसमें। और दूसरा कोशिका द्रव, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है वो भी सोल का ही एक उदाहरण है। उसमें भी ठोस द्रव में घोला जाता है, घुला हुआ होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं जेल के बारे में। दूसरा उदाहरण है जेल या दूसरा प्रकार है जेल। जेल में इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस, इसको बोलते हैं जेल। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था यहाँ पर द्रव है और डिस्पर्शन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर ठोस है। इसका उदाहरण पनीर और जेली इसका एक उदाहरण है। जेली जो खाने वाली जेली भी आती है जिनको हम ब्रेड पे लगा के भी खाते हैं जेलीज को, तो वही जेली इसका एक उदाहरण है। उसके बाद आते हैं फिर तीसरा प्रकार इमल्शन। इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है और डिस्पर्शन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम भी द्रव ही होता है। तो द्रव को यदि द्रव में घोल दिया जाए तो उसके बाद जो विलयन बनता है, जो कोलोइडल विलयन बनता है, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन से तुम बहुत भली भांति परिचित हो, इसका नाम भले ही नहीं जानते हो लेकिन भली भांति परिचित हो। जैसे दूध इसका एक उदाहरण है और बालों पे लगाने वाली क्रीम इसका एक उदाहरण है, जिसको स्पाइक्स बनाने के लिए, ठीक है, बालों में स्टाइल देने के लिए जो आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्रीम इसी का एक उदाहरण है, इमल्शन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब मैंने नीचे एक टेबल बनाई हुई है और ये टेबल आधारित है कि अगर हमें परिक्षेपण माध्यम का नाम पता है तो उस पर आधारित सोल का नाम क्या दिया जाएगा। जैसे परिक्षेपण माध्यम का नाम अगर जल है तो जो सोल का नाम दिया जाएगा वो हाइड्रोसोल दिया जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, ये इंग्लिश में ही सारे शब्द लिखे हुए और इंग्लिश में ही तुम्हें याद करना है क्योंकि ये इंग्लिश में ही आएंगे लिखे हुए। तो जल अगर एक परिक्षेपण माध्यम है तो जो कॉलॉइड का नाम दिया जाएगा, सोल का जो नाम दिया जाएगा वो हाइड्रोसोल होगा या एक्वासोल होगा। एक्वा शब्द भी हम जल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर अल्कोहल एक परिक्षेपण माध्यम है तो जो सोल का नाम दिया जाएगा वो एल्कोसोल नाम दिया जाएगा। अगर वायु एक परिक्षेपण माध्यम है तो जो सोल का नाम दिया जाएगा उसको एरोसोल बोलते हैं। बहुत बार तुमने एरोसोल का नाम सुना होगा। विशेष रूप से जो प्रदूषण वाला चैप्टर आता है तो उस प्रदूषण में हम पढ़ते हैं कि ये जो एरोसोल है, इन एरोसोल के स्प्रे करने से, बिखर जाने से वायुमंडल में वायु प्रदूषित होती है, तो वहाँ पर तुम एरोसोल को पढ़ चुके हो। फिर बेंजीन के अंदर अगर घोला जाता है, कोलोइडल विलयन बनाया जाता है बेंजीन में घोलकर, तो उसको बेंजोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल थी, एक सारणी थी जिसमें हमने कुछ कॉमन, सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होते हैं और सामान्य रूप से जिन नामों की हमें ज़रूरत पड़ती है और बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में इनका नाम पूछ लिया जाता है। कि जैसे तुम्हें पूछा जाएगा कि बेंजोसोल किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेंजोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन का एक प्रकार है जिसके अंदर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है। बेंजीन के अंदर कोई भी ठोस पदार्थ घोला जाता है। दूसरा हमारा जो विभाजन है वो आधारित है
अणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल। देखो जो कॉलोइडल विलयन बनाए गए हैं, हमने ये 3 प्रकार यहाँ पे पढ़े हैं, मेन रूप से 3 प्रकार पढ़े हैं, जैसे सोल, जेल और इमल्शन। तीनों में हमने देखा कि एक परिक्षिप्त प्रावस्था एक परिक्षेपण माध्यम में घोलकर बनाई गई। ठीक है, ये उस पर आधारित है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक है या आकर्षण बल कम। अगर आकर्षण बल अधिक है तो आसानी से घुल जाएंगे, और जो सोल बनेगा उस सोल को हम बोलते हैं लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक हिंदी में इसका दूसरा नाम दिया जाता है, मैं हिंदी का नाम भी लिख देती हूँ, द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलोइड। ठीक है, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण एक स्थायी द्रव स्नेही सोल बनाया जा सकता है। उदाहरण मैंने इसका यहाँ लिखा है स्टार्च का सोल, और ये बहुत ही सामान्य उदाहरण है। इसे कहाँ तुम लोगों ने देखा है? वैसे तो आजकल वो ट्रेंड ही बंद हो गया कि कपड़ों में कलफ लगाने का, आजकल लगाते ही नहीं है कलफ, लेकिन जब कलफ लगाते थे, और अभी भी कुछ जगह लगाया जाता है कि जैसे कॉटन की साड़ी होती है तो कॉटन की साड़ी में कलफ लगा के उसको थोड़ा कड़क बना के रखा जाता है। कॉटन का दुपट्टा होता है, कॉटन की शर्ट होती है तो थोड़ा कलफ लगा के उसको कड़क बना के रखा जाता है। लगाने का तरीका क्या होता है? स्टार्च का एक डब्बा आता है बाहर से, उस पर स्टार्च सोल लिखा होता है, उसको पानी के अंदर घोल देते हैं, उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच जितने भी कपड़ों में हमें लगाना होता है, पानी के अंदर घोलते हैं, कपड़े को उसके अंदर डुबाते हैं, थोड़ी देर डुबा कर रखते हैं। डुबाने से क्या होगा कि जो स्टार्च का सोल है वो कपड़ों के बीच में जो जगह छूटी हुई है, जो कपड़ों के रेशों के बीच में जगह छूटी हुई है, उसमें वो अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होने के बाद अगर हम उसको धूप में सुखाएंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने से स्टार्च वहीं पर रह जाएगा, इसलिए कपड़ा हमारा थोड़ा कड़क लगेगा, सख्त लगेगा, पहनने पर खड़ा खड़ा रहेगा, चिपका चिपका नहीं रहेगा वो कपड़ा। ठीक है, तो ये स्टार्च का सोल है। हाँ, एक और बात स्टार्च के बारे में अभी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें याद रखना है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक प्रयोग भी है रसायन का, और ये प्रयोग तुम्हें करना भी है और तुम्हें एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेगा भी। स्टार्च का सोल बनाना, कि स्टार्च सोल कैसे बनाया जाता है, तो वो स्टार्च सोल तुम्हें लैब में भी बनाना है। अब दूसरा प्रकार है इसका लायोफोबिक सोल, हिंदी में इसका नाम लिख देती हूँ मैं, द्रव विरोधी। हिंदी में इसका नाम है द्रव विरोधी सोल। द्रव विरोधी मतलब उन्हें पसंद नहीं है कि कोई द्रव उनमें मिलाया जाए, अगर मिलाया जाता है तो उसको हटा देते हैं, मतलब जबरदस्ती हमें मिलाना पड़ता है, कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है उसके अंदर मिलाने के लिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ उदाहरण, जैसे कि सिल्वर का सोल। अब सिल्वर तुम्हें मालूम है कि एक आदर्श धातु में आती है जो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तीनों धातु आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, और हमें तो यहाँ इन्हें घोलना है, किसके अंदर? या तो पानी में घोलना है या बेंजीन में घोलना है। ठीक है, जो भी हमने द्रव लिए हुए हैं उनमें से किसी भी द्रव के अंदर इसको घोलना है। तो ये आसानी से तो घुलेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आसानी से अभिक्रिया करती ही नहीं है, तो आसानी से नहीं घुलेगी। हमें उसको बहुत बारीक पाउडर में पहले पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद फिर उसको घोला जाएगा। ये जो सोल बनाने की विधियाँ हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, जो कल वाली वीडियो का टॉपिक है, ये सोल बनाने की विधियाँ, हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिल्वर का बस ये समझो कि सिल्वर का जो सोल है आसानी से नहीं बनता है, द्रव उसमें आसानी से नहीं मिलाया जा सकता, परिक्षेपण माध्यम आसानी से नहीं मिलाया जा सकता, इसीलिए उसको लायोफोबिक या द्रव विरोधी सोल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक और नीचे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडिंग में पढ़ देती हूँ, लायोफोबिक सोल का स्थायी। लायोफिलिक का नहीं लिखा, द्रव स्नेही का नहीं लिखा है, द्रव विरोधी का लिखा है। कारण क्या है कि द्रव स्नेही सोल एक बार बनाने के बाद, जैसे वापस अपने उदाहरण पे आते हैं, अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल पे आते हैं कि हमने कपड़े में कलफ लगाया, हमने शर्ट के अंदर कलफ लगाया, कलफ लगाने के बाद हमने उसको धूप में सुखा दिया, सुखाने पर पानी तो पूरा उड़ गया क्योंकि वाष्पीकरण हो गया, पानी तो वाष्पीकृत हो गया, लेकिन जो स्टार्च था वो उसके अंदर बचा हुआ है, कपड़े के अंदर बचा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो दोबारा से स्टार्च का सोल बनाया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? कपड़े को वापस डुबोना है पानी के अंदर, और पानी के अंदर डूबने पर जो स्टार्च उसके अंदर चिपक गए थे, स्टार्च के अणु, वो वापस से घुल जाएंगे पानी, स्टार्च का सोल दोबारा बन जाएगा।
इसका मतलब जो द्रव स्नेही सोल है, द्रव स्नेही कोलॉइड है, वो स्थायी कोलॉइड है और अगर उसमें से परिक्षेपण माध्यम निकल भी जाता है तो भी उसको दोबारा से परिक्षेपण माध्यम में घोलकर प्राप्त किया जा सकता है। लायोफोबिक सोल या द्रव विरोधी सोल के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने जबरदस्ती बनाया था, उसे अपने आप नहीं घोला था। तो इसके लिए हमें एक और दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, एक इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब सीधे सीधे ना जाकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ता है। वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्या है कि जो द्रव स्नेही स्थायी सोल है इसकी सहायता लेते, इसको इसके अंदर घोल देते। देखो इसमें भी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था तो घुल गई है, जैसे तैसे हमने घोल दी है, लेकिन अगर उसको हमें लंबे टाइम तक रखना हो, हमें उसको थोड़े दिनों के बाद ज़रूरत है, दोबारा नहीं बनाना पड़े, ऐसे रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी द्रव स्नेही कोलॉइड घोल कर रखेंगे। द्रव स्नेही कोलॉइड कैसे, जैसे इसी सिल्वर के सोल में, सिल्वर ब्रोमाइड के सोल में हम जिलेटिन मिलाकर रखते हैं, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे काम आता है जिलेटिन मिलने के बाद। कारण क्या है उसका कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का सोल है, जिसका बहुत अधिक आकर्षण नहीं है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ, लेकिन अपने द्रव स्नेही कोलॉइड का तो है, उसका तो आकर्षण है उनके साथ, तो ये आकर्षण बल से जुड़ा रहेगा। जिलेटिन जो परिक्षेपण माध्यम है उसके अणुओं को बांध कर रखता है, उसके अणुओं को इधर उधर नहीं होने देगा, बीच बीच में जिलेटिन के अणु आ जाते हैं, इसलिए स्थायित्व बना रहता है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो द्रव विरोधी कोलॉइड हैं वो स्थायी क्यों नहीं होते और वो कैसे स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक दूसरा भी प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि द्रव विरोधी कोलॉइड को रखने के लिए, स्थायी बनाने के लिए द्रव स्नेही कोलॉइड क्यों डाला जाता है, उसके अंदर द्रव स्नेही कोलॉइड क्यों डाला जाता है। तो ये पूरा तुम्हें आंसर में लिखना है। अब नोट्स बनाने के लिए मैं एक तरीका तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने टर्म लिखी हुई है, हर टर्म की परिभाषा बुक के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो इस बहाने से तुम बुक खोलोगे, बुक को पढ़ोगे, उसकी परिभाषा के साथ लिखना है। मैंने बोर्ड पर लिखा लायोफिलिक या द्रव स्नेही, ठीक है, तो उसकी पूरी परिभाषा के साथ तुम लिखोगे, उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। परिभाषा लिखने के बाद अब इसके बारे में भी किताब में दिया हुआ, ये भी तुम लिखोगे। ठीक है, सबसे लास्ट में जब अपना चैप्टर खत्म होने वाला होगा, इस चैप्टर के नोट्स में तुम्हारे पास PDF भेजूंगा, अपने बनाए हुए नोट्स से एक बार तुलना करके देखना कि अगर उनमें कोई पॉइंट तुम्हें लगता है कि मेरे नोट्स में छूटा है तो वो जोड़ लेना, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे नोट्स में ज़्यादा पॉइंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जितने बच्चे नोट्स बना चुके हैं वो मेरे पास उसकी फ़ोटो भेजना शुरू करो, तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी तुम्हें आइडिया दे दूंगी कि तुम्हें इसमें और क्या लगाना है, क्योंकि हम लोग आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, आमने सामने कॉपी नहीं चेक हो रही है तुम्हारी, तो घर पे बैठ के तुम जो भी कर रहे हो उसको एक बार बताना जरूरी होता है। जब तक तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या तुम्हें और भेजना है तुम्हारे पास। तो अभी नोट्स 1-2 बच्चों के मेरे पास आएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हाँ ये सही बने हैं या इनमें कोई चेंज करने की जरूरत है।